नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत ऑफ द रिकॉर्ड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे उस बड़े घटनाक्रम की जिसने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। जी हां, बीजेपी के नए अध्यक्ष का जब नाम आया तो सब हतप्रभ रह गए। नितिन नवीन कौन है, क्या है, उसके कैसे बने वो, उसके पर्दे के पीछे हम सुनाएंगे पूरी कहानी। और हमारे साथ बात करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजीव आचार्य जी हैं और वीरेंद्र तिवारी हैं। दोनों बड़े राजनीतिक पत्रकार हैं और पर्दे के पीछे की बहुत सारी कहानियाँ जानते हैं। तो संजीव भाई, क्या लगा, बीजेपी ने फिर चौंकाया? बिल्कुल, ये देखिए, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से हमेशा टोपी में से खरगोश निकालते हैं, एक जादूगर की तरह। हमेशा आपने मुख्यमंत्रियों के नाम देखे, एकदम से तमाम नाम जो स्थापित नाम है, या वो नेता जो लगता है कि ये जिता के लाए हैं तो यही मुख्यमंत्री बनेंगे, या ये नहीं बनेगा तो दूसरा तगड़ा दावेदार ये है, और पता चलता तीसरा ही कोई एक आदमी सामने पेश होता रहा है। ये जगदीश खट्टर से लेके कहानी शुरू होके और झारखंड के चीफ मिनिस्टर से लेते, और फिर अभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, ये सब के समय में हर बार। और ये देखिए कि आपने ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हाँ, के नाम से भी जोड़ सकते हैं। हाँ, वहां भी ऐसी चौंका, वहाँ भी ऐसा हुआ। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आप देखो, जब निर्मला सीतारमन को अचानक बनाया था और रक्षा मंत्री बना दिया, फिर वित्त मंत्री बना दिया, वो भी नाम नहीं चल रहे, तमाम दूसरे नाम चल रहे थे। तो ये हमेशा से माना गया कि नरेंद्र मोदी जो है वो मीडिया को, शायद मीडिया के मजे लेने लगते हैं कि आप लोग जो नाम चला रहे हैं, आपकी खबर में जो है उसको फेल कर दूंगा। तो ये इस बार भी हुआ। नाम चल रहे थे लगातार, जगदीश खट्टर से शुरू हुए थे, भूपेंद्र यादव का चला, धर्मेंद्र प्रधान का चला, संजय जोशी का लोगों ने चलाया, और शिवराज सिंह चौहान तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बन गए। घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी कई मीडिया संस्थानों ने, पेपर ने और सोशल मीडिया पर तो ऐसा हो गया कि बस अब बने और तब बने। ऐसे में अचानक एक बिहार के मंत्री जो कि बहुत ही लो प्रोफाइल हैं और विधायक तीसरी चौथी बार के हैं, 4 बार के, हाँ। और वो 4 बार के विधायक हैं, लेकिन संगठन से नीचे से वो चढ़ते हुए आए हैं और उनको ला करके अचानक कार्यकारी बनाया। हालांकि वो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही बनेंगे, एक प्रोसेस है कि उससे वो निर्वाचित दिखाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं लगे कि मनोनयन हो गया। हाँ। तो वो चौंकाया तो है, ये बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। बीजेपी, वीरेंद्र में क्या आप लोग कितने सरप्राइज हुए, क्योंकि नाम तो बड़े बड़े चल रहे थे और हमने भोपाल में देखा कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान यहाँ आए थे बिहार चुनाव जीतने के बाद, और उनका स्वागत करने जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने बहुत सारे लोगों के साथ पहुंचे थे, तो लगा था कि अब बिहार चुनाव का इनाम तो धर्मेंद्र प्रधान जी को मिल ही जाएगा, मगर नाम बिहार से ही आया। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप मानेंगे नहीं, जब ये पूरी प्रोसेस चल रही थी और जब ये खबरें उड़ी कि भाई शिवराज जी के यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई, तो जाहिर सी बात है हमारे प्रदेश के लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, शिवराज जी बनने वाले मेरे पास। हमने देखो ये बीजेपी है, समझ में नहीं, हमने कि मैं किसी का भी हमने कि मैं कर सकता हूँ, मौसम की मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, बीजेपी की भविष्यवाणी में नहीं कर सकता कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे। थोड़ी देर हमारे पास एक बिहार के हमारे पत्रकार का फ़ोन है, वो नितिन नवीन कार्यकारी। हमने कहा ये कौन है भाई? तो मतलब मैं खुद चौंक गया था। फिर उन्होंने पूरी पढ़ के बताया कि भाई हमारे यहाँ से विधायक और वो कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने जब वो चला नाम, तो निश्चित तौर से मतलब बड़ी ही हम सबके लिए बड़ी चौंकाने वाली बात हो। जबकि हम लोग इतने नेताओं से जुड़े रहते हैं, हर दिन बातचीत करते रहते हैं, खबरें पढ़ते रहते हैं, हम लगभग खबरों में ही जीते हैं, लेकिन बिटवीन द लाइंस कभी नहीं निकाल पाते कि मतलब हम लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि कितना ज़्यादा चौंकाती है बीजेपी। मैं तो उस दिन रविवार का दिन था, मैंने कहा आज बढ़िया कुछ काम धाम है नहीं, बढ़िया छुट्टी है, बच्चों के साथ फिल्म देखें चलो। हम धुरंधर फिल्म देख रहे थे और गाना चल रहा था, ना तो कारवां की तलाश है ना हम सफ़र की तलाश है। अचानक फ़ोन बजता है कि नितिन नवीन बन गए। अरे मैंने कहा कौन बन गए नितिन नवीन? कि वो जिसका आपने इंटरव्यू किया था छत्तीसगढ़ में, उसको चला लें क्या? और मैंने कहा क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए कि प्रदेश अध्यक्ष बन गए? उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अरे मैंने कहा हाँ, चला भाई। तो ये जो बीजेपी है, एक बार अरुण शौरी ने कहा था कि जो बीजेपी है हेडलाइन मैनेज करती है, हमेशा जर्नलिस्ट को खारिज करती है और चौंकाती है, और सबको इस तरीके से, आपने जैसे कहा कि टोपी से खरगोश निकालती है। मगर इतने सारे नामों के बीच, बड़े बड़े कद्दावर नामों के बीच नितिन नवीन को चुनना, उसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? ये बार बार सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, नरेंद्र मोदी के बाद कौन? तो नरेंद्र मोदी के बाद के कौन में नाम अमित शाह का जाहिर तौर पर अभी, चूंकि सबसे सर्वशक्तिशाली नंबर 2 वही। आप देखिए कि अभी पिछले 1-1.5 साल से तो बड़ा आपने ध्यान दिया होगा कि अब जो बड़े नेता दिल्ली जाते हैं वो मोदी से नहीं मिलते हैं, वो अमित शाह से मिल के आते हैं। उनकी फोटो आप देखना अमित शाह के साथ छपती है। जाहिर सी बात है कि सारे बड़े फैसले अमित शाह कर रहे हैं और वो स्वाभाविक तौर पर नंबर 2 हैं। तो वो उनके हिसाब से अध्यक्ष हो, ये जरूरी था। और उनके हिसाब से अध्यक्ष कौन होगा? जो कि उनके नीचे रहे। और जाहिर है कि जो नाम चल रहे थे, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि भाजपा का अध्यक्ष जो होगा वो संसदीय बोर्ड का भी डिफेक्टो चेयरमैन होता है।
और वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होना मतलब सारे महत्वपूर्ण फैसले वही लेता है, इंक्लूडिंग कि संसदीय दल का नेता कौन होगा, बिल्कुल, उसके जो नाम पे मोहर प्रधानमंत्री लगती है। बनता है, मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके नाम पे मुख्यमंत्री ही मोहर कौन लगती होगा, है। टिकट किसको मिलेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। और अमित शाह ऐसे किसी भी आदमी को वहां पर क्यों आने देना चाहेंगे जो कि पूरी तरह से उनके कहने पे न चले? ये एक बहुत ओपन बात है। बिल्कुल, हम लोग को ये तो लग रहा था जितन कि एक बड़ी पीढ़ीगत परिवर्तन होगा, क्योंकि ये हम लोग के पास संदेश आप सबके पास भी आ रहे होंगे कि जो नाम वहाँ बीजेपी से संग जा रहे थे तो वो नाम को खारिज नहीं किया जा रहा था, मगर कहा जा रहा था कोई और नए नाम बताइए, और नए नाम बताइए। तो इस नए नाम के चक्कर में जिस तरीके से नवीन आए, मगर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि उस दिन का सिनेरियो कैसा था? आपने भी देखा होगा टीवी पे कि जब नितिन नवीन आए बीजेपी ऑफिस में, उस सबको देख के आपने क्या अंदाजा लगाया? बिल्कुल, जब वो मैं देख रहा था तो जब बड़ा कोई भाजपा जब चुनाव जीतती थी तो प्रधानमंत्री जब आते तो प्रधानमंत्री आते थे, हाँ, तो हाँ। फूलों की वर्षा होती थी। जब वो आ रहे थे वहाँ पे तो वो एक सीन बड़ा देखने योग्य था। कैसे एक पूरी की पूरी पीढ़ी, जैसे बोलते हैं बड़ी ना, पीढ़ी, हाँ, बड़ी बड़ी बुजुर्गों की पीढ़ी। बिल्कुल मतलब कैसे 1 मिनट में बाहर हो सकती है, मतलब कैसे चीज़ें चेंज हो सकती हैं। वो उस पूरी आप उसका जब रिकॉर्डिंग देखें तो देखें कि बाजू में वो लोग खड़े हैं, मतलब और वो अध्यक्ष जी आ रहे हैं। वो जो लग रहा था कि कैसे फैसले लिए जाते हैं। मुझे लग रहा है ये जो फैसला है जो 2029 को देख के नहीं लाया गया है, ये 2047 का फैसला है। जो बोला जाता है ना कि संघ है या बीजेपी बड़ी दूर की सोचती है। अब देखिए उन्होंने कितनी बड़ी एक जो है ना एक लाइन खींच दी है अपनी विपक्षी पार्टी के सामने। उनका अध्यक्ष 83 ईयर्स का है, बहुत अच्छे। इनका हाँ, अध्यक्ष सही। 45 ईयर्स का है। कितने सारे कैलकुलेशंस हैं। उनका अध्यक्ष अलग, इन्होंने कायस्थ को चुना। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रल जाति है जिससे आप दोनों को साथ सकते हो, मतलब कोर वोटर्स को भी जो आपका सवर्ण समाज है और बाकी ओबीसी को भी नहीं छोड़ना चाहते और आप। वो ठाकुर ब्राह्मण से बदनाम पार्टी वो भी नहीं बिल्कुल। होता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव में कायस्थ में बहुत बड़ी संख्या हाँ, में है। तो ये एक साथ उन्होंने कितनी सारी चीज़ें मतलब साध रही। जैसे सर बता रहे थे कि मोदी जी के बाद कौन? बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अमित शाह जी आएंगे तो अमित शाह जी को निश्चित तौर से कोई ऐसा चेहरा चाहिए था जो उनको सपोर्ट करे पार्टी में, जो उनके नाम का भी आगे ले जाए, तो निश्चित तौर से। और मुझे ये जो लग रहा है सर कि ये जो नाम है ये सिर्फ और सिर्फ मोदी और शाह जी का नाम हो, मुझे नहीं लग रहा ये एक ऐसा नाम है, ये बीच का नाम है। रिकैलिब्रेशन हुआ एक्चुअल में बीजेपी और संघ के बीच थोड़े में। आप झुको, थोड़े हम झुके, थोड़ी आपकी माने, थोड़ी हाँ क्योंकि वो भी संघ परिवार से आते हैं, 5 बार के विधायक हैं, मंत्री, अच्छा काम कर रहे हैं, लो प्रोफाइल हैं। तो एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश और एक अच्छी बीच की बैलेंस करके पार्टी और संघ ने इसको संजय, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। आप तो काफ़ी आपने करीब से देखा है कि जब गडकरी जी को बनाया गया था, बिल्कुल तब ऐसे ही सिनेरियो था। बिल्कुल बड़े बड़े नाम यहाँ चल रहे थे, अरुण जेटली, सुषमा जी, वेंकैया नायडू और तमाम बड़े नाम, रविशंकर प्रसाद, और अचानक महाराष्ट्र से एक पीडब्ल्यूडी मंत्री को लाया गया और बना दिया गया। और बिल्कुल अभी भी ऐसे बड़े बड़े नाम चल रहे थे, भूपेंद्र यादव, ये और वो तमाम लोग जिनके नाम अभी हम लोगों ने जिक्र किए, और अचानक वहाँ से बिहार से पीडब्ल्यूडी मंत्री को ला दिया गया। तो उस वक्त क्या उन लोगों को ठिकाने लगाया था, तो इस वक्त किन लोगों को ठिकाने लगाया गया? नहीं बिल्कुल सही आपने। एक तो पहले पीछे जाते हैं, जो आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उस समय मौजूद था वहाँ पे। जी जी जी। देखिए बहुत बड़ा निर्णय था वो, क्योंकि जिन्ना की तारीफ कर दी थी लालकृष्ण आडवाणी जी ने। हाँ। और ये आरएसएस को बिल्कुल न पचने वाला ऐसा मुद्दा था, क्योंकि पूरा की पूरा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन जो धार्मिक आधार पर हुआ, जिन्ना की वजह से हुआ, उस जिन्ना की आप प्रशंसा कर दें उनकी मजार पे जाके और वहाँ आप उनकी प्रशंसा में लिख दें कि सेक्युलर थे, ये मतलब आरएसएस के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि उन दिनों आडवाणी के एक सलाहकार हो गए थे जो कि कम्युनिस्ट थे, सुधीर कुलकर्णी। ये उन्होंने कहा था कि गठबंधन की राजनीति का दौर है, तो आडवाणी जी आपको अपनी छवि थोड़ी सी धर्मनिरपेक्ष बनानी पड़ेगी। और उस बनाने के चक्कर में पापड़ी जल गया। अब वो जो उस समय आप देखिए कि वो एयरपोर्ट पे उतरे, उसके पहले झंडे वालन में बुला करके अरुण जेटली, अनंत कुमार, वेंकैया और सुषमा, जो कि 4 लोग आडवाणी के सबसे खास लोग थे, उनको बुलवाया गया और हम वहाँ मौजूद थे। उनको चारों को कहा गया कि आप आडवाणी जी से इस्तीफा दिलवाएंगे या फिर हम भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लेंगे। ये बात थी संघ की कि हम नई पार्टी खड़ी कर देंगे, अब हमको आडवाणी बर्दाश्त ही नहीं है। और फिर उसके बाद आडवाणी के लोग थे तो इनको भी नहीं बनाना है, इसलिए संघ ने अपने सबसे करीबी, नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं, चंद्रपुर में पैदा हुए हैं जहाँ पे मोहन भागवत भी पैदा हुए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी चीज है कि वो नागपुर में रहते हुए संघ के आर्थिक मददगार सबसे बड़े माने जाते हैं।
संघ के जितने प्रचारक प्रवास पे जाते हैं उनकी सारी व्यवस्था नितिन गडकरी की कंपनियों से होती रही है। वो एक तरह से संघ के पालक मंत्री रहे हैं नागपुर में, आज भी वो उनके प्रिय रहे हैं। इसलिए उनको अपने सबसे विश्वस्त आदमी को बैठा के संदेश देना था कि हमारी पकड़ मजबूत है, ये विचारधारा से विचलन करने वाले पार्टी से ही बाहर जाएंगे। विचारधारा इंपॉर्टेंट है, विचारधारा से विचलन करने वाले पार्टी से बाहर जाएंगे। बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह याद, मैं दिल्ली में था तो उनके घर पे जो बवाल हुआ था, मैं हैरान रह गया था कि देश के गृह मंत्री, देश के उप प्रधानमंत्री के भाजपा घर, चलाते हुए थे। हाँ, और आपको याद होगा कि साहब सिंह बरौन के पक्ष में खड़े हुए थे। हाँ। वो उस भीड़ को रोक रहे थे, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री थे शायद वो उस भीड़ को रोक रहे थे कि हंगामा मत करो। पूरी पब्लिक उनके घर दरवाजे पे टूटी पड़ी हुई थी। लग रहा था कि आडवाणी जी क्या करके आ गए। मगर फिर बात वही हुई कि जैसे कि पार्टी तो जहां से चलती है वहीं से चली, और आखिर उनको इसीलिए इस्तीफा अभी जो देना आपने पड़ा। कहा ना कि इसमें भी इन्होंने हाँ। ये भी आप मुझे बताइए इस बार कौन लोग निशाने पे थे? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि दो चीजें हैं। एक, नेपथ्य में सोशल मीडिया संजय विनायक जोशी का नाम लगातार चलाया चले जा रहा था। मैं तो कहता हूं कि गोदी मीडिया को अगर आप गाली देते हो, सोशल मीडिया पे कोई बहुत बढ़िया काम नहीं करना है। कई चीज़ों को इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं। संजय विनायक जोशी मुझे नहीं लगता मोदी के रहते किसी पद पे आ पाएंगे। एक बार से उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, अमित शाह से हो जाए। अब तो बाहर ही है तकरीबन। हाँ, इसमें सबसे बड़ी चीज़ देखिए आप, बहुत बड़ी बात कि इसमें बात शुरू हुई जब से लेकर अभी तक शिवराज सिंह चौहान सबसे प्रमुख दावेदार थे। इस फैसले से शिवराज सिंह चौहान की राजनीति भी अब काफ़ी हाशिए पे जाएगी। मतलब वो नंबर 2 की रेस में या 1 की रेस में अब नहीं रहेंगे। रविशंकर प्रसाद जो कि हालांकि उन्होंने लोकसभा में गजब भाषण दिया अभी, हाँ, है ना, गजब भाषण दिया। लगा कि मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं वो। तमाम शोर शराबे के बाद भी उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया जो किसी बीजेपी के नेता इस वक्त तो कोई दे नहीं सकता। आप आगे बढ़ाइए। नहीं, शिवराज सिंह चौहान, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बहुत ही सुलझे हुए आर्टिकुलेट अनुभवी नेता हैं। हाँ। लेकिन मैंने वही कहा ना कि ये अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। संघ के साथ मिलके दिल्ली में एक सभा होती है, कार्यक्रम होता है जिसमें संघ प्रमुख मिलते हैं और अमित शाह के साथ उनके एकांत में बात होती है और उसके बाद फैसला हो जाता है ये इतना बड़ा। और प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा जैसा आपने बताया उसके ठीक पहले तो आप ये देखोगे रविशंकर प्रसाद जो कि कायस्थ बड़े नेता थे बिहार के, शत्रुघ्न सिन्हा पहले चले गए, यशवंत सिन्हा पहले चले गए, दो बड़े कायस्थ नेता बाहर हो गए। ये छोटे कायस्थ नेता को या तो पहले से नजर थी इन पे, अगर ये भी सोच सकते हैं हम कि इसको उभार के लाना है अपने को, तो उनको लोगों को सबको और ये तो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को चुनाव हराया है इसने पिछला वाला। हाँ बिल्कुल, लव सिन्हा को चुनाव हराया है इसी नितिन नवीन ने। कोई लो प्रोफाइल रहना बहुत फायदेमंद होता है। मैंने ये देखा कि भाजपा में खास तौर पे अमित शाह मोदी के युग में जो हवा में उड़ा, जिसका नाम चला उसका पत्ता कटा, ये बात भी सही है। वो रूढ़ी हो गया। जब यहाँ ये सर की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि अब जब यहाँ पे मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई थी, आपने देखा ही ये सिंधिया जी बनने वाले हैं, ये कितने नाम चल रहे थे। मतलब प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, क्या नाम निकल के आया अपने बीच, अपन खुद चयन मतलब। अभी इस बार भी अपना यहाँ जो मध्य प्रदेश से जो नाम चला था शिवराज जी के साथ साथ बीडी शर्मा का, बीडी शर्मा की जिस तरीके से मुलाकातें होने की जो फोटो आ रही थी मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ, नड्डा जी के साथ। बीडी शर्मा तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात थी। तो ये लोग लगा था यही जिम्मेदारी मिलेगी। हाँ, क्योंकि संगठन का लंबा अनुभव है, स्वीकार्य चेहरा है। हाँ, और वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है। इस समय एक बात ध्यान रखना, भाजपा में जब से मोदी युग आया है एबीवीपी के लोगों की ही सबसे ज्यादा चल रही है, यानी कि वही देश चला रहे हैं, वही देश चला रहे हैं, उन्हीं के लोगों के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। हाँ, भोपाल से लेकर हर जगह भोपाल जगह केंद्र सरकार तक। नितिन नवीन कुछ दिनों पहले हेमंत खंडेलवाल से चुनाव के बाद मिलने भी आए थे। तो मेरी अभी खंडेलवाल जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम मिलने आए थे। तो मैं हैरान रह गया कि ये यहाँ क्यों आ गए, चुनाव तो अभी चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा चुनाव खत्म हुआ है, मैं महाकाल के दर्शन करके फिर लौट जाऊँगा। तो इतने वो महाकाल के भक्त भी हैं। मगर अब आगे क्या चुनौती देख रहे हैं आप, विजन बताइए सर। अब इतने बड़े लोगों के बीच में कैसे चला पाएंगे नितिन नवीन? ये तो एक उनके सामने वो तो चुनौती है ही कि जो वरिष्ठ लोग हैं उनको लेके भी चलना है, और जो उनको एक्चुअल में जो उनको आइकॉन बनाना चाहा है भाजपा ने कि आप अब युवाओं के आइकॉन हैं, तो उनको कैसे पार्टी। हाँ, ये लाइन भी अच्छी है, यूथ है। हाँ, युवा तो उनको निश्चित तौर से युवाओं की भी, जो पार्टी के अंदर लोग हैं उनकी भी ख्वाहिशें बढ़ेंगी कि मेरे को भी अच्छा पद मिलना चाहिए, निश्चित तौर। अब उनको भविष्य में जो बंगाल का चुनाव है वो बड़ा मुख्य होने वाला है, क्योंकि भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि नेक्स्ट बंगाल में वो कुछ ऐसा किया जाए कि अब वहाँ पे भाजपा की
तो ये जो नाम है, जैसे सर भी बता रहे थे, कायस्थ वोटर पे भी एक तरीके से, जो कि बंगाल में काफ़ी बड़े पैमाने पे हाँ, है। इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा को वहाँ पे टीएमसी टीएमसी ने ले लिया, हाँ, Actually में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनकी भूमिका उस, देखना आप, बहुत जल्दी वो बंगाल फतह को लेके ना पूरा अपना कैंपेन शुरू करने वाले, जो मुझे लग रहा है, हाँ, और युवाओं मगर- के दम पे वो चीज़ वहाँ पे होगी, उसका बहुत सारा फर्क देखना। मगर अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अप्रैल में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी तब उनको बाकायदा अध्यक्ष बनाया जाएगा। और अभी तो वो वापस बिहार जाने, अभी दिल्ली में है मगर बिहार जाने वाले हैं, फिर उनकी रैली निकलेगी, बड़ा सम्मान होगा। तो अभी तो उनको जो डेकोरम या सब कुछ मिल रहा है वो अध्यक्ष का तो मिलने ही लगा है, तो लोगों को चौंकाया तो जरूर। मगर बीजेपी तो बीजेपी, आपको लगता है कि कैसे अध्यक्ष साबित होंगे? नहीं, मुझे लगता है अध्यक्ष तो देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा जो बेनिफिशियल फैक्टर है किसी भी पदाधिकारी के लिए, कि पूरा के पूरा संघ परिवार का एक पूरा नेटवर्क, और उनकी जो उनके संगठन मंत्री, उनके संगठन महामंत्री, और उसके बाद भाजपा का पूरा एक बहुत बड़ा संगठन जो अपने ढंग से साल भर 24/7 काम करता रहता है, वो पूरा उनको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे उनको ये नहीं है कि उनको अकेले को करना है सब कुछ, उनको सारा कुछ प्लान बना के, क्योंकि बीजेपी बहुत संगठित काडर बेस्ड पार्टी है, कम्युनिस्ट की तरह। कांग्रेस नहीं है कि यहाँ पे आदमी को पता चला संगठन ही लेने नहीं पहुंचा, वो बड़े चक्कर होते हैं। यहाँ वैसी स्थिति बनती नहीं है। कायस्थ का दिमाग में इन लोगों के आया था, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जब वहाँ पे टीएमसी ने लाके उनको वहाँ से लड़ा के जिताया, तो वहाँ पे आप 30-31% मुसलमान हैं, तो वो गोलबंद कर रही है ममता, और बचे हुए हिंदुओं में कायस्थ एक बहुत बड़ी संख्या है। तो कायस्थों को के लिए ये लेके गई वहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा को, उन्हीं से दिमाग में नाम उपजा है नितिन नवीन का। उनके बेटे को चुनाव इसने हराया था, शत्रुघ्न सिन्हा के, और वो दिमाग में चर्चा आई कि हाँ ये कायस्थ है, कायस्थ वहाँ पे उसने उसके बेटे को, और फिर वो नज़रों में चढ़ी गए थे। इस बीच में जो 2-3 घटना हुई, छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे अमित शाह से लगातार आप बता रहे थे मिलते रहे, तो ये जो एक सामने आया इनका नाम, वो उस तरीके से प्रोसेस में आया और फिर एकदम चढ़ गया। हाँ, अभी जो वहाँ पता लग रहा है कि ऐसी भीड़ लग रही है उनको बुके देने वालों, क्योंकि 2-3 ट्रक बुके वहाँ पार्टी दफ्तर में भरे पड़े हैं, लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, क्योंकि हर आदमी उनको जानता है। अचंभित है ना, इतने लो प्रोफाइल अचंभित भी है, और इतने लो प्रोफाइल इतनी जगहों पे घूमे फिरे हैं कि हर आदमी उनसे मिलना चाहता सबके है। पास एक किस्सा है। हाँ, सबके पास एक किस्सा कि है। मैं वहाँ था, तो मेरे साथ थे, मेरे अंडर में थे, मैंने तो उनको चाय लाने बोल दिया, फलाने ये कर दिया। अब वो सब अचंभित ये है सबसे जो किस्सा की बात कर रहे हैं, तो आप जब जिस दिन वो बने, तो मैं अपनी टाइमलाइन चेक कर रहा था, तो सर सब आदमी उनके साथ फोटो, हमने किया ये बंदा, मैंने तो इंटरव्यू किया हुआ है। सबके साथ मिल रहा था। तो आप तो भी देखिए मतलब कितना टाइमली, मतलब वो इंटरव्यू में उन्होंने उस समय कुछ बोला भी नहीं, वो ऐसा कि मैं कुछ नहीं बोलने बिल्कुल, नहीं हूँ। चुनाव की रणनीतियों की बात की कि हम चुनाव में क्या है, हम बीजेपी रणनीति कैसे बनाती है चुनाव की बीजेपी। मैंने उनसे पूछा था कि यहाँ तो सब कुछ हो ही गया है, यानी छत्तीसगढ़ में तो बची नहीं है कांग्रेस, एक सीट बची हुई है, 2 सीट थी, अब और क्या चाहिए आपको? मुझे तो एक सेंटेंस में किसी ने पूछी थी रिएक्शन, मैंने कहा शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को चुनाव हरा दिया था उन्होंने, उस वजह से वो बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बात भी बढ़िया। मगर आप बताए थे कि वो जो अमित शाह के साथ मीटिंग हाँ, है, मैं बता रहा हूँ कि देखो सर, ये कोई 1 या 2 दिन में फैसला नहीं हुआ है, जो बिल्कुल, मेरे को हाँ, जो हाँ, जानकारी हाँ, है, बिल्कुल, जो छत्तीसगढ़ की मैं टीम से बात कर रहा था, तो जब लास्ट टाइम जब अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए थे, और जो ये जो नक्सल मूवमेंट और सारी चीज़ों पे वो लगातार पहुँचते रहते थे, उस समय इनको बुलाया गया, बंद कमरे में बातचीत हुई, तो लोगों ने, मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप नहीं दी, इसलिए नहीं दी क्योंकि वो चर्चा में थे ही। यानी नितिन नवीन और अमित शाह की रायपुर में बैठक हुई, और इसलिए मीडिया को समझ वो अलग इसलिए नहीं लगा कि वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी प्रभारी थे, आते तो भाई रहते ठीक है आए हैं, वो आए हैं, तो इसलिए प्रोटोकॉल के तहत आए हैं। लेकिन उस समय उनको बोला गया, आपसी अभी जो बात हो रही थी कि उनको उस समय बोला था कि आपकी कुछ भूमिका चेंज करने की विचार कर रहे हैं, तो इसलिए आप जाके दिल्ली में BL संतोष जी से मिलिए आप। उस समय, और उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हुई और कैसे मूर्त रूप लेना शुरू हुई, ये फिर अपने सामने। अच्छा सर, ये बड़ा गजब का जुमला जो इन्होंने कहा कि आपकी भूमिका चेंज होने वाली। जब यहाँ पे मध्य प्रदेश में सांसदों को चुनाव लड़वाया गया था, तो मैं गणेश सिंह से मिलने गया, मैं सतना के जो सांसद हैं गणेश सिंह से मिलने गया, उनको सतना की टिकट दे दी गई, वो यहाँ सर्किट हाउस अकेले बैठे, मैं उनके पास गया। अब मैंने कहा आपको मालूम था क्या? कहते नहीं, ऐसा तो नहीं था, पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी ने कहा था कि आपकी भूमिका थोड़ी चेंज होने वाली है, कुछ बदलने वाली है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तो देखिए मैसेज होता है। कैलाश विजयवर्गीय सबसे बड़ा आश्चर्य, उन्होंने इंदौर में मीडिया ने पूछा कि आपको टिकट दे दिया 1 नंबर विधानसभा से, उन्होंने कहा मुझे भी घोषणा से पता चला है। हाँ, ये उन्होंने बोला वहाँ पे। और एक बात उस समय भी उठ के आई थी कि ये देखिए कि जो उमा भारती के करीबी लोग थे, जिनका नरेंद्र मोदी से सीधा टकराव था, मैं थोड़ी अंदर की राजनीति पे आ रहा हूँ 2 मिनट के लिए, आप ये देखो कि वो सब ठीक, वो उनको कहा कि जाइए आप चुनाव लड़िए, अब या तो आप हार गए तो घर बैठो, जीत गए तो प्रदेश की राजनीति करो, अब राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं। उमा जी के करीबी कौन कौन थे? प्रहलाद पटेल, राइट हैंड मैन
थे कैलाश विजयवर्गीय, लेफ्ट हैंड थे प्रहलाद पटेल। और ये जनशक्ति पार्टी में वो गए तो वो जाके वहाँ लड़े भी और मोटा भाई खिलाफ बोले भी, सब कहानी में। उमा जी आज कहाँ है सबको पता, गंगा किनारे हैं। गंगा का प्रभार लिया तो गंगा किनारे बैठी हुई है, लेकिन आज भी अकेली। और अब देखो आप ये देखिए कि यहाँ भी देखो ना, मध्य प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री बने थे मोहन यादव, तो उसके बाद से इन लोगों के टकराव की खबरें आती थी लगातार, और वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग उनको। लेकिन अब जाके स्थिति ऐसी बनी है बिहार चुनाव के बाद में कि मोहन यादव, आपने भी इंटरव्यू लिया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंट है और कंफर्टेबल है। और अब एक देखिए आपकी ये जो बड़े नेता जो खिलाफत कर रहे थे ना, ये अब अपने बच्चों को प्रमोट करने में लग गए हैं। आज देखिए अचानक समय कितना बलवान होता है कि एक कार्यकर्ता, और भाजपा में बड़ा अच्छा जुमला है, देवतुल्य कार्यकर्ता। तो वो देवतुल्य कार्यकर्ता ढूंढ के लाए एकदम से, इतने छोटे देव को महादेव बना दिया है कि भाजपा वाले नहीं समझ पा रहे हैं। वो भी हैरान है कि ठीक है भैया चौंकाते हो, लेकिन ऐसे भी मत चौंकाओ। सर ये भी मैं एक बात आगे सर ने जो बोला देवतुल्य कार्यकर्ता, देखिए ये एक तरीके से जो उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी है, क्या ये कभी बोल सकती है कि उनका NSUI का आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा? भाजपा बोल सकती है कि हमारा चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा दरी बिछाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, सब हो सकता है। तो ये एक जो डिफरेंस है, जो बोलते हैं ना पार्टी विद डिफरेंस, ये एकदम दिखाई भी देता है। अब ये पार्टी इसको बार-बार शो भी करती है। हाँ, आप मैसेज देती ये वाह की बात करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी अपने सारे नियुक्तियों, सारे फैसलों के पीछे एक बड़ा मैसेज देती है। बिल्कुल। मेरा एक दोस्त कहता है कि बीजेपी ने इतना ऊंचा बार कर दिया है एक्सरसाइज करने के लिए कि कांग्रेस पहुंच नहीं पा रही वहां पे, क्योंकि उन्होंने देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, धर्म एक एक करके एक बार बढ़ाते जा रहे हैं। तो वहां तक कांग्रेस का उछलना बड़ा डिफिकल्ट है, एक तो ऐसी कमजोर है। एक हद तक इस स्थिति में ले आए हैं कि भाजपा का विरोध मतलब देश का विरोध हो गया है, हिंदुत्व का विरोध हो गया है। भाजपा, देश, सरकार सब एक हो गया है। ये पूरा नैरेटिव सेट किया है ना बीजेपी ने। बिल्कुल। ये उनकी सोशल मीडिया की, उनकी जो IT की टीम है, उनके जो मैनेजर्स हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, सब एक टोन में बोलते हैं, एक ही लाइन लेते हैं। तो वो एक नैरेटिव देश में सेट देखिए कर मजे दिया। की बात ये कि इतना बड़ा बदलाव हुआ, नितिन नवीन को अध्यक्ष बना दिया, कहीं से एक विरोध की आवाज नहीं आई। विरोध की आवाज आएगी कहाँ से? नक्कार खाने में तूती बज रही है, असंतोष की आवाज आ जाती कहीं। कहाँ से आएगी? BL संतोष बैठे हैं असंतोष की आवाज कहाँ से आएगी? क्या संतोष बैठे हुए, असंतोष की आवाज आएगी कहाँ से? ये कांग्रेस थोड़ी कि उन्हें हेगड़े को लाके बिठाया था। ये अगर देखो भाजपा की अपन को इसमें तारीफ करनी चाहिए। क्यों? ज़्यादातर जगह पे वो पावर में है, उनके यहाँ से तो ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें तो ज़्यादा महत्वाकांक्षा रहती होंगी। उनको ही रहता होगा हमें ये बनना है, हमको वो बनना है। तो निश्चित रूप से जो आप बोल रहे कि नहीं आवाज़ आई, ये उनका मतलब उनका बहुत अच्छी जीत है, उनका अनुशासन मतलब कितने बढ़िया तरीके से उनका अंदर इंटरनल गुड वन। अच्छा आपने बात बोली, मगर मैं उसमें एक बात बोलूँगा आपको कि जो पार्टी बहुत पावरफुल होती है ना, जिसका हाईकमान बहुत शक्तिशाली हो जाता है, वहाँ पे शत्रप जो होते हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है। और जहाँ पे कांग्रेस में जैसे अभी हाईकमान कमजोर है, उनके ऊपर ठीकरे फूट रहे हैं, केस झेल रहे हैं, तो उनके यहाँ पर ये आप देखो कि छत्रप जो हैं हर जगह वो आपस में लड़ रहे हैं, या केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे देते हैं उठा के। तो वो चीजें होती हैं। युवा कांग्रेस में ही उनके जूतम पेजार शुरू हो जाती है। हाँ, क्योंकि जीत के सैकड़ों बाप होते हैं, हार अनाथ होती है। बिल्कुल, हार अनाथ होती है, और कांग्रेस लगातार हार से जूझ रही है, उबरने की कोशिश कर रही है, और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि घनघोर असंतोष पैदा होता है, क्योंकि वहाँ कोई संतोष नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस मसले पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली नितिन नवीन को लेके, उनके पर्दे के पीछे कहानी, उनके आगे आने वाली चुनौती, और उनको क्यों पार्टी ने इस तरीके से प्रोजेक्ट करके अपना इतना बड़ा नेता, अपना पार्टी अध्यक्ष, हमको शुभकामनाएं भी देनी चाहिए उनको। हाँ, हम सब लोगों को उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए कि युवा पार्टी ने नेतृत्व के हाथ में एक पीढ़ीगत बदलाव किया है। युवा नेता हैं, बेदाग हैं, बहुत मेहनती हैं, और सहज और सरल हैं, और यही वजह है कि उनसे मिलने के लिए बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में तांता लगा हुआ है। वैसे आपको वो जानकारी दे दूं कि वो अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के फैन हैं। क्या बात है, वाह। ये दोनों उनके प्रोफाइल में जाके मैंने चेक किया। हाँ, और मैं किसी से बोल रहा था कि वो जिस तरीके से अपनी राजनीतिक विरासत को लेके चले हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी एक ऐसे नेता है विश्वास वो उनके पिताजी थे, वो भी ऐसे ही थे, ये भी। तो मन कुल मिला के लिगेसी तो है ही, मगर सबसे बड़ी बात उनकी काबिलियत जो है, ये परिवारवाद जो है, ये इसको माना जा सकता है। ये इस पे विरोध नहीं होगा, इस पे आपत्ति नहीं होगा। हाँ, पर मगर जिस तरीके से उन्हें
पटना के करीब की 4 बार की सीट जीत के बताई, वो बाकी हाँ, को वो हमें वो उनकी काबिलियत को बताती है। और लगातार उस सीट पे उनका मार्जिन हर बार बढ़ा है। सबसे बड़ी बात है उनके बारे में जो अभी पढ़ा है, तो उन्होंने कहा कि वो सीट का मार्जिन हर बार बढ़ाया है। तो वो चुनावी रणनीति के बड़े जानकार हैं, गहन जानकार हैं, और यही वजह कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से वो प्रभारी बने हुए। छत्तीसगढ़ कोalition की भी बहुत जानकार है, क्योंकि बिहार में जनरली मिली-जुली ही चीज़ें चलती रही हैं। हाँ, हाँ। तो ये उनका अनुभव है, हो सकता है पश्चिम बंगाल या बाकी जगह पे उनको उसका काम भी मतलब उसका काम देगा वो तो अनुभव। चलिए नितिन नवीन जी को बहुत शुभकामनाएं के साथ इस एपिसोड को हम यहीं खत्म करते हैं। आपको उम्मीद है बहुत सारी जानकारियां पर्दे के पीछे वाली मिली होंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और टॉपिक पे आपको इन्हीं सब साथियों के साथ मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।